नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपके सामने मौजूद हूं एक नए प्रकरण को लेकर जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही परीक्षोपयोगी प्रकरण तो है ही और अनिवार्य भी है। ये एक ऐसा प्रकरण है जो आप किसी भी, अगर हिंदी व्याकरण में शामिल होने वाली किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्रकरण से सामना जरूर करना होगा। इस प्रकरण के बारे में एक छोटी सी बात यह है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात यहां पर आपको एक वाक्य दिया जाएगा। वैसे कहने को तो वाक्यांश है, वाक्य का टुकड़ा, और वास्तव में वाक्यांश है क्योंकि वाक्य कंप्लीट नहीं होता क्रिया के बिना। इसलिए हम, अगर क्रिया नहीं है और कुछ शब्दों का जोड़ है तो हम उसको वाक्यांश कह सकते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि अपव्ययी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कम खर्चा करता हो उसको मितव्ययी या अल्पव्ययी कह सकते हैं। इस प्रकार से एक पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्धारण करना ही एकल शब्द के रूप से जाना जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये प्रकरण का मूल भाव है। और कक्षा की शुरुआत मैं करूंगा 4 पंक्तियों से कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। ध्यान से समझना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा व्यर्थ में भाग्य को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। अगर इन पंक्तियों को कोई अपने जीवन में धारण कर लेता है, समझ लेता है, तो फिर वो कर्म करके बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं और आगे कुछ ऐसे शब्दों की तरफ। देखिए, अधिकतर हम क्या पढ़ते या अधिकांश से हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि पूरा जो वाक्य है, इस पूरे वाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके लिए एक शब्द को याद करेंगे। नहीं, यहाँ पर केवल हम पहले एक शब्द पढ़ेंगे और उस शब्द को समझेंगे, क्योंकि याद रहने के लिए हमें शब्द ज्यादा आवश्यक है, ना कि वाक्य। तो हम शब्द पर विचार करेंगे, उसका वाक्यांश बनाएंगे, तो सामान्य रूप से जाहिर सी बात है कि हाँ, आपको वो शब्द स्मृति में रह जाएगा। और स्मृति में रहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो शब्द वाक्यांश भी आपको मिलेगा और उसके लिए निर्धारित शब्द भी मिलेगा। बस ये कि 4 विकल्पों में से वो शब्द पहचानना है। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ स्मृति के माध्यम से उन शब्दों को याद कर लेंगे। और ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि कल ही मेरी कक्षा पर एक कमेंट आया था कि सर एकल शब्द लेकर आइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर आइए। तो इस कारण से मैं इस टॉपिक को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। देखो, मेरी एक बात और ध्यान से समझना। आगामी परीक्षाएं हैं हाईकोर्ट, एलडीसी और सीईटी। सीईटी 4, 5, 6 तारीख को होने वाली है और हाईकोर्ट एलडीसी शायद मार्च में है, 10 मार्च के समथिंग, कुछ इस तरीके से है। सीईटी और हाईकोर्ट एलडीसी दोनों के लिए कक्षाएं बहुत काम की हैं। वैसे इनका जो मेन मोटिव है वो तो है पीएसआई के लिए, लेकिन पीएसआई अभी दूर है, इसलिए उसके मध्य में जो जो परीक्षाएं आपके इस सफर में होती जाती हैं, चुनी जाती हैं, उन परीक्षाओं के लिए भी ये कक्षाएं बहुत ज्यादा कीमती हैं, बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें और हर एक कक्षा को बड़े गंभीरता से सुने, सजगता से सुने, अपनी ऊर्जित उपस्थिति के साथ सुने और फिर इस प्रकरण को अपने हृदय में बैठाएं। आपकी सफलता आपके द्वार पर खड़ी होगी। वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कक्षा में पढ़ने के बाद अवश्य आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ शब्दों की बात करूंगा और फिर उन्हें समझेंगे। पहले मैं शब्द लिख लेता हूं। पहले मैं क्या लिख लेता हूं, शब्द लिख लेता हूं। देखिए भाई, शब्द लिख लिए मैंने, जो पेपरों में आए हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण और संभावित भी हैं, उन शब्दों को लिख लेता हूं। मैंने शब्द लिखा अजन्मा या अज। अजन्मा, अज। अकल्पनीय,
अकल्पनीय। अकथनीय। अखाद्य। अग्रणी। अखाद्य और अग्रणी। इंद्रियातीत। अगोचर। इंद्रियातीत या अगोचर। अज्ञ। अज्ञ एक शब्द तो क्या हो गया, अज्ञ। और यहीं पर दूसरा शब्द क्या हो गया, अल्पज्ञ। एक शब्द हो गया बहुज्ञ और एक शब्द हो गया सर्वज्ञ। अवैधानिक। असंवैधानिक। असाध्य। अशोक्य। असाध्य। अशोक्य। असाध्य और अशोक्य। असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या। अतीत। अतीत। देखो इन सभी शब्दों के बारे में हम बात करेंगे और मैं आगे बढ़ता हूं। अतीत के बाद मैं लिखूंगा अश्रुतपूर्व अजर। अजर। अटल अडिग। अटल अडिग। डिग लेकिन डिग डिग तो शुरू होता है तो यहाँ नहीं। और इसके बाद एक शब्द और हम लिख सकते हैं अक्ष।
अक्ष। देखिए मित्रों, इस प्रकार से हमने कुछ शब्द लिख लिए। सबसे पहले मैंने शब्द लिया, वो लिया अजन्मा, और इसके लिए दूसरा जो शब्द है वो मैंने कहा अजन्मा के साथ साथ अज। अब देखो ध्यान से समझते हुए चलना। पहले मैंने क्या कह दिया, अजन्मा, और दूसरा फिर क्या कहा, अज। अजन्मा कौन है? अजन्मा कौन है बताइए। अजन्मा होता है अजन्मा, जो कि विपरीत किसी भी शब्द का अर्थ विपरीत देने के लिए काम में लिया जाता है। उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है अजन्मा। तो अजन्मा होता है कि जिसका जन्म नहीं होता उसको हम अजन्मा कहते हैं। तो अजन्मा कौन है, ध्यान से समझते हुए चलना। अजन्मा कौन है? अजन्मा, जन्मा यानी जन्म लेने वाला, और अ यानी नहीं, अर्थात जिसका 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 जन्म ना हुआ हो। जिसका जन्म ना हुआ हो उसको हम क्या बोल देते हैं, अजन्मा। तो जिसका जन्म ना हुआ हो या जिसका जन्म नहीं होता उसको भी हम अजन्मा बोल देते हैं। अच, जय का मतलब पैदा होने वाला, अ यानी नहीं, अर्थात इसका भी अर्थ क्या होता है, इसका एक अर्थ ये भी होता है कि जिसका जन्म नहीं होता, जिसका जिसका जन्म नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, अजन्मा। और अज, जय का मतलब भी जन्म लेना, अ यानी नहीं, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अजन्मा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला अकल्पनीय। अब अकल्पनीय का अर्थ क्या होगा, अ यानी नहीं, कल्प यानी कल्पना, अनीय प्रत्यय है, तो अनीय का मतलब योग्य, जो कल्पना के योग्य भी नहीं है। अर्थात इसका क्या हो जाएगा भाई, कि अगर इसका हम वाक्यांश देखेंगे तो वाक्यांश के लिए ये एक शब्द तो ये है, लेकिन इसका वाक्यांश क्या है, तो वाक्यांश है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सके, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सके, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सके उसको क्या बोलते हैं, अजन्मा। ध्यान से समझते हुए चलना भाई, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सके उसको क्या बोलते हैं, अजन्मा। इस की से मुझे एक चीज याद आ गई, इस की से मुझे एक चीज क्या याद आ गई, कि कल एक अभ्यर्थी का प्रश्न था और यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से उसने कहा था कि सर इस की को समझाओ कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। भाई देखो, अचानक मुझे याद आ गया, कल मैं उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था कि अंत में आपका वो प्रश्न, तो मैं आगे चला गया। देखिए, एक की तो काम में आता है संबंध के लिए, संबंध के लिए कैसे, जैसे राम की माता, माता का संबंध हो गया राम से, श्याम की बहन, तो ये क्या हो गया, संबंध हो गया कि नहीं हो गया, बहन का श्याम से हो गया, माता का राम से हो गया। तो एक तो किसके काम में आता है, एक तो ये आता है संबंध सूचक शब्द है, ये की संबंध कारक का काम करता है। दूसरा जो की है, ये जो की होता है, देखिए ये क्रिया भी है, क्रिया, क्रिया। अब आप कहोगे क्रिया कैसे, क्रिया ऐसे है कि आप खुद देखो की का प्रयोग कहां पर होता है, की का प्रयोग कोई भी एक वाक्य जहां पर आप खुद की का प्रयोग कर सकते हो, सोचो।
बहुत आसान चीज है। क्रिया के लिए मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, अगर ये भी मैंने बता दिया फिर आप क्या करोगे। तो की का क्या है, क्रिया के लिए। और एक होता है छोटा की, जो संयोजक है, संयोजक है, उपवाक्यों को जोड़ता है, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। कैसे, जहां पर छोटी की लगेगा, राम ने कहा था कि मैं पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन जाऊंगा। राम ने कहा था, पहला उपवाक्य कि मैं अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन जाऊंगा। मोहन पढ़ ही रहा था कि अचानक बिजली चली गई। इतनी तेज श्याम दौड़ा कि थोड़े से आगे चलते या थोड़ा सा आगे चलते ही वह फिसल गया। इस प्रकार से ये जो की है, ये की क्या काम करती है, ये की काम करती है संयोजक का, अर्थात ये एक काम ये करती है कि उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करती है। एक की है जो क्रिया का काम करती है, और एक जो की है वो संबंध का काम करती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, देखिए अगले शब्द की तरफ चलेंगे। दो तो ये हो गए, आगे चलते हैं। अ, अ, ए का मतलब तो क्या हो गया, नहीं। कत प्लस अनिय, समझना, अ प्लस कत प्लस अनिय, यहां भी प्रत्यय है, ये मूल क्रिया हो गई, ये उपसर्ग हो गया, हिंदी का उपसर्ग, और अव्यय भी है। देखो अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अकथनीय, जो कहा ना जा सके, जो कहा न जा सके, जो कहा नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं, अकथनीय। तो अकथनीय क्या हो गया, अकथनीय हो गया, यानी नहीं, कथ प्लस अनीय, जो कहा नहीं जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। उसको क्या बोलते हैं भाई, अकथनीय। आगे चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य है अखाद्य। अखाद्य, यह प्रत्यय, ये तो हो गया प्रत्यय, ये खाद, और ये ए, तीन जगह से टूटेगा। अखाद्य, ए का मतलब होता है नहीं, खाद, और यह का मतलब भी योग्य होता है, अर्थात इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा जो खाया ना जा सके, जो खाया न जा सके, जो खाया न जा सके उसको क्या बोलेंगे हम, अखाद्य। ये तो अखाद्य, अखाद्य यानी इसको खाया नहीं जा सकता। वहीं पर अग्रणी, ई प्रत्यय। अब अग्रणी, अग्रणी, अग्रणी का अर्थ क्या होता है, अग्रणी का अर्थ क्या होता है, जो सबके आगे रहता हो वो अग्रणी है। अग्रणी कौन है, अग्रणी है जो सबके आगे रहता हो। अग्रणी कौन हो गया भाई, अग्रणी हो गया जो सबके आगे रहता हो, वो अग्रणी हो गया। तो अखाद्य और अग्रणी दो शब्दों को बारे में हमने बात की, जो सबके आगे रहता हो और जो खाया ना जा सके। इंद्रिय अतीत, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द तो है इंद्रिय, और दूसरा शब्द है अतीत। अतीत का मतलब होता है परे।
अतीत का मतलब क्या होता है? परे। इंद्रिया नहीं, इंद्रियों से। इंद्रियों से। अब इंद्रियातीत का अर्थ क्या हो गया? इंद्रियातीत हो गया जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? इंद्रियातीत। अगोचर, प्लस गोचर, इसका भी अर्थ ये निकलेगा। इंद्रियातीत को हम क्या बोल सकते हैं? अगोचर भी बोल सकते हैं, जहां पर गोचर नहीं पहुंच सके। अब आगे चलते हैं। अज्ञ, अ और ज्ञ। ए का मतलब तो है नहीं, ज्ञ का मतलब जानता हो, जानता हो। अर्थात अज्ञ का मतलब क्या हो गया? अज्ञ का मतलब हो गया जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो वो तो क्या हो गया? अज्ञ। क्योंकि ज्ञ का मतलब जानकार, यानी नहीं। एक है ज्ञ, ज्ञ का मतलब तो जानकार, अल्प यानी थोड़ा, अर्थात अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता हो। तो अल्पज्ञ का अर्थ क्या हो गया? अल्पज्ञ का सीधा सा अर्थ हो गया जो थोड़ा जानता हो। अब देखो, आप हिंदी को लेकर के क्या है? अज्ञ हैं या अल्पज्ञ हैं? तो आप हिंदी को लेकर के अज्ञ नहीं है, क्योंकि आप हिंदी के विषय में कुछ नहीं जानते, ये तो गलत बात है। तो आप अज्ञ नहीं है, आप अल्पज्ञ हैं, कम जानते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए कुछ ना कुछ हम सीखते चलें। तो आप क्या हैं? आप अज्ञ नहीं हैं, आप अल्पज्ञ हैं, कम जानते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जानते तो क्या कहलाते? ज्ञ बहु। बहु का मतलब बहुत, और बहुत को शुद्ध रूप में होता है ये बहुत, हम बहुत बहुत करते हैं। और ज्ञ, ज्ञ का मतलब जानकार। अर्थात जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुज्ञ। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? बहुज्ञ, जो बहुत जानता हो। और एक शब्द होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ अर्थात इसका निकलेगा जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता हो उसको देंगे बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ। और जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवैधानिक और असंवैधानिक। देखिए कितनी अच्छी बात कह दी, अवैधानिक और असंवैधानिक। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो जुड़े हैं वो सबसे पहले तो जुड़ा है अ, फिर जुड़ा है विधान।
फिर क्या जोड़ा है भाई, विधान, और विधान के बाद जोड़ा है इक। ये इक क्या है, ये प्रत्यय है। अब विधान में इक जोड़ने के बाद ये शब्द बन गया वैधानिक। वैधानिक मतलब विधान से संबंधित, से संबंधित। अब इसमें जब अ लगेगा तो ये शब्द क्या बन जाएगा, अवैधानिक। अब इसमें ए लग गया तो शब्द क्या बन गया, वैधानिक। विधान का मतलब एक होता है सामान्य नियम या कानून। अब अवैधानिक जो विधान से विपरीत हो उसको हम बोलते हैं अवैधानिक। अर्थात इसकी जो वाक्यांश हम रचित करेंगे, रचना करेंगे, वो क्या बनेगा, जो विधान से विपरीत हो। जो विधान से विपरीत हो वो तो क्या बन गया, अवैधानिक। अब मैं बात करूंगा असंवैधानिक। असंवैधानिक कैसे बना, देखो असंवैधानिक कैसे बना, अ धन सम धन विधान और विधान में एक प्रत्यय, एक प्रत्यय के कारण ये बन गया वैधानिक। ये सम उपसर्ग इसमें लगा तो ये बना संवैधानिक, अर्थात संविधान से संबंधित, और इसमें और लग गया तो फिर ये बन गया असंवैधानिक, अर्थात संविधान के विपरीत, संविधान के अनुसार ना हो, संविधान के प्रतिकूल हो। तो इसका जो वाक्यांश होगा वो होगा जो संविधान के प्रतिकूल हो। तो अवैधानिक और असंवैधानिक ये दो हैं। अवैधानिक, अवैधानिक का मतलब है जो विधान के विपरीत हो, असंवैधानिक जो संविधान के क्या हो, प्रतिकूल हो। अब अवैधानिक और असंविधान को मैं सामान्य रूप से समझाऊं, क्या होता क्या है। अवैधानिक और असंवैधानिक में छोटा सा अंतर ये, सामान्य जो नियम बना हुआ है वो तो अगर आप उसके विपरीत कार्य करते हो तो अवैधानिक, लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है और उसके खिलाफ आप काम करते हो, उसके विपरीत आप काम करते हो, तो वो काम फिर असंवैधानिक कहलाएगा। आगे चलते हैं। असाध्य और अशोक्य। असाध्य, असाध्य क्या है, ये तो असाध्य रोग है। तो असाध्य क्या होता है भाई, असाध्य, इसमें यह तो है प्रत्यय, ये तो क्या है, प्रत्यय। ठीक है। अ का मतलब होगा नहीं, साधा यानी साधा, तो इसका क्या निकलेगा कि जो साधा या जिसे साधा, जिसे बढ़िया रहेगा, जिसे, जिसे साधा, साधा यानी साधना अर्थात ठीक किया, न जा सके।
उसको क्या बोलते हैं? असाध्य। जिसे साधा ना जा सके, जिसे ठीक ना किया जा सके। और आगे क्या है? आगे अशोक्य। अशोक्य के बारे में देखो, अशोक यह का मतलब होता है योग्य, प्रत्यय है। शोक का मतलब दुख, ए का मतलब नहीं, जो दुख करने के योग्य नहीं है, जो शोक करने के योग्य नहीं है। तो अशोक का मतलब क्या निकलेगा? अशोक का मतलब निकलेगा जो शोक करने के योग्य नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अशोक। तो असाध्य और अशोक्य। ठीक है, आगे चलते हैं। असूर्यम पश्चा और अतीत। असूर्यम पश्चा, देखिए, अ सूर्यम पश्चा, तीन शब्द है इसमें। ए का मतलब नहीं, सूर्यम का मतलब सूर्य को, पश्चा यानी देख सके, लेकिन अंत में आकारांत है, आकारांत पर खत्म होता है, अर्थात पूरी मेहनत खराब। देखो, देख सके, आकारांत पे जाकर हो रहा है खत्म, अर्थात स्त्री के लिए बात। तो जो स्त्री, यहां पर इसका होगा कि जो स्त्री सूर्य को, देखो कितनी अच्छी बात है, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, उसको हम क्या बोलते हैं? असूर्यम पश्चा। तो असूर्यम पश्चा कौन हो गई? असूर्यम पश्चा। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, उसको हम क्या बोलते हैं? असूर्यम पश्चा। तो असूर्यम पश्चा कौन हो गया? यानी नहीं सूर्य, यानी सूर्य को पश्चा नहीं देख सके, वो असूर्यम पश्चा। अतीत शब्द कितना शानदार है ये, देखो ये बना कैसे है? अति, जो कि उपसर्ग है, और ईत, जो कि प्रत्यय है। लेकिन इसमें ईत प्रत्यय नहीं है, इसमें इत प्रत्यय है, और दोनों की संधि हुई है यहां पर। और दोनों की दीर्घ संधि होने के कारण ये क्या बन गई? ती, अतीत। अब अतीत का अर्थ क्या होता है, ये भी अच्छी बात है भाई। अतीत 18:53 हो गए, समय हो गया। देखिए 18:53 हो गए, कुछ
कमेंट्स भी आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अतीत क्या होता है? अतीत होता है जो बीत चुका है। उसको अतीत बोलते हैं जो बीत चुका है। तो अतीत कौन है? अतीत वो है जो बीत चुका है। अब देखो, अश्रुत पूर्व और अजर, ये 5 शब्द और हम कर लेते हैं। अश्रुत पूर्व, अश्रुत पूर्व क्या है? यानी नहीं, श्रुत यानी सुना गया है, पूर्व यानी पहले। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुत पूर्व है। अ का मतलब नहीं, श्रुत यानी सुना गया है, और पूर्व यानी पहले। अरे यार, पहले। अब ये क्या हो गया? जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। जो कभी पहले नहीं सुना गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? अश्रुतपूर्व। अजर, यानी नहीं, जर यानी जर नहीं लगे, जर जर का मतलब वृद्ध होना, जरावस्था। तो अजर कौन है? अजर वो है जिसके जर नहीं लगे, जो वृद्ध नहीं हो, अर्थात जो बूढ़ा न हो। जो बूढ़ा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अजर। आगे बढ़ते हैं। देखो, अटल। अटल कौन है? जो टल नहीं सकता वो अटल है। देखो कितनी अच्छी बात है कि जो टल नहीं सकता वो अटल है, कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। कितनी अच्छी बात कही है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहता बहता जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहता बहता जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। और फूल था मैं, मुझे कांटा बनाकर रख दिया। फूल था मैं, मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। ये 4 पंक्तियां जीवन को बहुत उत्तम दिशा की तरफ आपको लेके जा सकती हैं। गंभीरता से लेना। देखो आगे चलते हैं। किसी को कांटा बनाने के लिए बनने पर विवश मत करना। जीवन में हमेशा इस प्रकार का स्वभाव रखना कि कोई आपकी वजह से कांटा ना बने। अपने स्वभाव में परिवर्तन ना करे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो क्या है? अटल। अटल, सॉरी, अटल। हाँ, अपन डायलॉग बाजी में रह गए, अटल तो रह गया। देखो भाई, टल यानी नहीं टल, वो टल सकता है, यानी नहीं। तो जो नहीं टलता वो अटल है, जो नहीं टले वो अटल है। तो अटल कौन हो गया? जो अपनी बात से नहीं टले। जो अपनी बात से नहीं टले वो तो क्या हो गया? अटल। जो अपनी बात से नहीं टले वो क्या हो गया? अटल। आगे बढ़ते हैं। अडिग। अडिग क्या है? डिग, यानी नहीं, डिग यानी डिगे। अर्थात जो नहीं डिगे। अब कहां से नहीं डिगे? अपनी जगह से नहीं डिगे। तो जो जो अपनी जगह से नहीं डिगे, जो अपनी जगह से नहीं डिगे वो कौन है? अडिग है। और अक्षय, अक्षय कौन है? क्षय का मतलब नष्ट होना, यानी नहीं, जो जिसका क्षय नहीं हो,
जो क्षय नहीं हो सके, जो नष्ट नहीं हो सके। तो अक्षय कौन है? क्षय, जो क्षय का मतलब नष्ट होना। तो जो क्षय नहीं हो सके वो है अक्षय। तो अक्षय कौन है? अक्षय है जो कहां से अपने, सॉरी मैं बात कर रहा था अक्षय की। हाँ, अक्षय, अक्षय क्या है? जो क्षय नहीं हो सके वो अक्षय, जो नष्ट नहीं हो सके वो अक्षय है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कुछ शब्दों के बारे में बताया। शब्द अब लगभग अपने हो गए। देखो मैं बता देता हूं कि शब्द कितने हो गए। शब्द हो गए आपके 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 18 21 शब्द आज महत्वपूर्ण शब्द हमने देखे। इस तरीके से हम इन शब्दों को कितने तक लेके जाएंगे? 100 तक। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं, 4 कक्षाओं में ये शब्द पूरे 100 हो जाएंगे। अब अपनी पिछली कक्षा पर जो भी आपके प्रश्न थे, जो भी कमेंट थे, उन कमेंटों के बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बबीता सैनी कहती हैं कि सर देखिए, कल की वीडियो को लेकर के कुछ गलत फहमियां हो गई। क्या है कि मेरी जो टी शर्ट है उस पर लिखा हुआ था नमो अगेन। अब नमो अगेन, तो मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी प्रचार विशेष को लेकर के, किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार करने के लिए या किसी पार्टी विशेष का प्रचार करने के लिए आपके मध्य में आऊं। नहीं, टी शर्ट है पहनकर आ गए, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं। और देखो, शिक्षक है तो शिक्षक तो वैसे भी राजनीति से बहुत दूर होता है। आपने देखा होगा जो राजनीति में थे, जिनको हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, अकबर, बाबर, महाराणा प्रताप, जो कुछ भी हैं और जो कोई भी है, उनके बारे में हम कहते हैं कि अकबर ऐसा था, बाबर ऐसा था, महाराणा प्रताप ऐसा था। लेकिन हमारे हिंदी के जो हमारे पूर्वज हैं, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीरा, उनके बारे में हम कहते हैं कि इस पद में मीरा कहती हैं, इस पद में बाबर, सॉरी, इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं, इस पद में कबीरदास जी कहते हैं। इसका मतलब हिस्ट्री में और राजनीति में आने वाले जितने भी चेहरे हैं वो सब भूत हो सकते हैं, लेकिन हिंदी वर्तमान के साथ साथ हिंदी भविष्य भी है और हिंदी पास्ट कभी नहीं हुई, हिंदी हमेशा वर्तमान के रूप में पहचानी जाती है। इसलिए बिल्कुल टेंशन की बात ना करें। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि सर आप नमो अगेन की टी शर्ट पहनकर आ गए, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आप बीजेपी का प्रचार कर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पार्टियों में पढ़ता ही नहीं भी। मेरा आधा परिवार कांग्रेसी है, आधा बीजेपी है। मैं निर्दलीय हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है हिंदी से और आपकी परीक्षा से और आपकी परीक्षा तक अपने जो भी मैटर है हिंदी से संबंधित जो भी टॉपिक है उनके संप्रेषण से। देखिए, बात करते हैं। तो बबीता ने उस बात पर कहा कि सर ये सब पागल हैं, फालतू की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस टी शर्ट में मस्त लग रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिंदी पे भी ध्यान देती तो उत्तम होता, बेहतर होता। आगे चलते हैं। देखो हमारे दिनेश जी भी हंसने लग गए। आगे चलते हैं। रेणु शर्मा कहते हैं सर प्लीज अनेकार्थी शब्द भी करवा दो। बिल्कुल रेणु, अनेकार्थी बस ले आया, घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद रुचिका कहती है महोदय आपकी कक्षा में हिंदी की सभी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाती। बिल्कुल होंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद अर्पिता कहती है नाइस क्लास सर। नरेंद्र कहते हैं कि गुरुजी पर्यायवाची एकल शब्द। देखो भाई नरेंद्र कुमार जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। अब आप मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने कहा और आपने पढ़ाया नहीं। मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ के ही आज का टॉपिक शुरू किया है, इसलिए आप मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं लगाओगे। पढ़ लेना। हरुण रंगा कहते हैं कि गुरुजी हाईकोर्ट एलडीसी के लिए ऑल टॉपिक्स लेके आओ आपके अंदाज में, ताकि हमारा चयन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अंदाज तो क्या है, सामान्य अंदाज है, आता हूँ पढ़ा देता हूँ चला जाता हूँ, इसमें कोई नया अंदाज नहीं है। लेकिन ये है कि जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। चंदा कहते हैं गुड सर कुछ हाई कोर्ट के लिए भी सेशन लगा देते। बिल्कुल लगाऊंगा। और टाइगर चौधरी कहते हैं गुड, बिल्कुल टाइगर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो नाम ही टाइगर है आजकल।
टाइगरों का ही बोलबाला है भाई, हम जैसे गरीब मास्टरों की तो कौन सुनता है। देखो हमने बात की थी वाक्यांश के लिए एक शब्द की, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में मैंने इतने प्रकार के शब्द आपको बताए, लगभग 21 शब्दों के बारे में हमने आज बात की। बाकी की अगली कक्षा में मैं और शब्दों को, महत्वपूर्ण, संभावित, जटिल, क्लिष्ट, कठिन शब्दों को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं। और हाँ, कल मैंने 2 पंक्तियां बोली थी और वो इतनी ज्यादा आप लोगों ने उसको पसंद किया कि मैंने कम से कम देखा 25 से 30 स्टेटस उन 2 पंक्तियों के लगे हुए थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि तेरे जाने के बाद ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए परिंदे मैंने शजर पर बैठे हुए। वाह क्या पंक्तियां हैं। और उसके प्रति जो आपका समर्पण और स्वीकार्यता है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मस्त रहें, व्यस्त रहें।